to this wonderful evening. Today we are celebrating Kargil दिवस और कारगिल दिवस पे बहुत बहुत आभार सब सैनिकों का जिन्होंने कि भारत को हमेशा ही सशक्त रखा है और कारगिल में हमारे लिए इतनी बड़ी सेना जो कि खड़ी रहती है 24 घंटे सुरक्षा के लिए। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर रितेश आर्या, जिनका कि एक बहुत बड़ा योगदान है कारगिल में सैनिकों को जल आपूर्ति करने के लिए। और कारगिल से गलवान तक किस प्रकार से भारत है और किस तरह की वहाँ पे स्थितियां हैं, उनके बारे में हम सुनना चाहेंगे आज डॉक्टर रितेश आर्या से। डॉक्टर रितेश आर्या जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, आज हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रितेश आर्या जो कि इस बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, अपना ज्ञान आज हम सब में बांटें, हमें बताएं कि किस तरह की स्थितियों में हमारे सैनिकों को रहना पड़ता है और किस तरह से हम इन स्थितियों से जूझ रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में बताएं। डॉक्टर आर्या वेलकम। डॉक्टर सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत। कृपया डॉक्टर आर्या को मैं देता हूं माइक, काइंडली। नमस्कार। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मुझे अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का मौका मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कारगिल दिवस जब मनाया जा रहा था उससे पहले की बात है। 1996-97 में जब पहली बार मुझे लद्दाख में तिब्बतियों के लिए, जो 3800 तिब्बती थे वहाँ पे, उनके लिए पानी देने के लिए बुलाया गया था। तो जब हमारी गाड़ियाँ कारगिल के पीछे से द्रास के सेक्टर में जा रही थी, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अंडर एनिमीज ऑब्जर्वेशन। और ये वो पहाड़ी है, ये वो वाला स्ट्रेच था जहाँ पे द्रास का, जहाँ पे तोलालिंग और टाइगर हिल है, और हमारे जो पाकिस्तान की जो फौजें थी वो सारी इन पीक्स को ऑक्यूपाई करती थी और एट देयर लग्जरी दे यूज्ड टू शेल, और वहाँ पे हमारी व्हीकल्स को, कॉन्वॉय को टारगेट करती थी। और ये काफ़ी टेंशन वाला था हमारे को भी, हमारी गाड़ियों को, क्योंकि वो ड्रिलिंग रिग्स थी तो उनको मूव करने के लिए रात रात में हमारे को मूव करना पड़ा। इतनी टेंशन थी और इतनी दहशत थी 1997-98 तक कि हमारे को इतनी प्रॉब्लम आई थी। तो मैं भी ये सोचता था कि हम अपनी कंट्री में इतने महफूज नहीं है यहाँ पे, जब ये इस सेक्टर को कर देते थे। और लेकिन फिर हमारे को वहाँ पे तिब्बतियों को तो हमने पानी दिया ही, और फिर हमारे ट्रूप्स को भी हमने पूरे सियाचिन में, पूरी प्रतापपुर सेक्टर में, पूरे उधर पानी उनको मुहैया कराया। और फिर उसी टाइम जब हम करा रहे थे ये, तो 1999 में ये लड़ाई शुरू हो गई थी। तो जब हम सियाचिन में थे उस टाइम, और जब वहाँ से लड़ाई के दौरान हमारे कम से कम 500 के से ज़्यादा वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी और इन पीक्स को हमारे लिए महफूज कराया। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि एक उनमें से ये विक्रम बत्रा जी, जो हमारे डीएवी एलुमिनी भी हैं चंडीगढ़ के, तो वो भी, उन्होंने भी ये दिल मांगे मोर और मैं जाऊंगा या आऊँगा पर तिरंगे में, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने बातें की एकदम सबको जोश दिलाने वाली, और शहादत अपनी करके उन्होंने ये सारी पीक्स को ऑक्यूपाई किया। और उन्हीं की इन 500 जवानों ने, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उसके उनकी याद में ये कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया था उस टाइम। और हमें फिर बुलाया गया था यहाँ पे, और भिम्बट में हमने पानी ये पूरी फौज को पिलाया था। और यहाँ पे फिर एकदम, मतलब 2-3 साल के अंदर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारी पीक्स हमारे पास आ गई हैं और हमारी फौजों ने उनको पाकिस्तान को धकेल दिया है और ये सारा का सारा एरिया सुरक्षित कर लिया है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक विजय थी हमारे लिए, और वो एक लेसन भी है कि हमारे को अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और अपनी पीक्स, अपने आप और इनको सबको सुरक्षित रखना है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक स्थल बन गया है अब, और जो भी व्यक्ति वहाँ पे जाता है वो इनके दर्शन जरूर करता है। अब वैसी ही स्थिति कुछ जैसी द्रास में बनी हुई थी, वैसी कुछ स्थिति चाइना हमारे लिए क्रिएट करना चाह रहा है लद्दाख के सेक्टर में और गलवान वैली में, जैसे अभी हमने देखा है कि कैसे उसने किया है। तो मेरा विषय यही होगा कि अब इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं लद्दाख में वो कैसे रहे हैं, और क्यों हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने लिए हैं और उनको इस टॉक में मैं आंसर्स देने की कोशिश करूंगा।
तो पहला तो ये है कि हमारे जो चाइना के साथ इतने बॉर्डर्स हैं, क्या वो कभी थे हमारे इतिहास में? क्या तिब्बत के साथ हमारे बॉर्डर्स नहीं थे? और अगर तिब्बत के साथ बॉर्डर्स थे तो फिर ये चाइना कहां से आ गया? और फिर हम एक जोरावर की विजन, जोरावर, जनरल जोरावर सिंह एक ऐसे वॉरियर थे, एक ऐसे जनरल थे जिनके जहां पे भी चले जाते थे वहां पे वो विजयी होते थे बस। और उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। गलवान की कॉन्फ्लिक्ट, गलवान और ये हॉट स्प्रिंग और ये जो हम 8 फिंगर्स और पेंगोंग में बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। और फ्यूचर इंडो चाइना के रिलेशनशिप अब क्या है और इनके क्या, हमारे को क्या सॉल्यूशंस लेने हैं ताकि वो सस्टेनेबल रहें और हमारे ये बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड रहें। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को खगोलें थोड़ा सा, तो 1947 से पहले ये देखेंगे, ये चाइना है, ये चाइना के बॉर्डर्स हैं। और इसके साथ लगते हुए ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे तिब्बत के बॉर्डर्स हैं। और यहाँ पे इंडिया है हमारा, इंडिया ये है, ये बांग्लादेश है यहाँ पे, और ये अरुणाचल है यहाँ पे, और ये नेपाल। और यहाँ पे देख रहे हैं हम, कहीं पे भी ये पूरे के पूरे बॉर्डर में कहीं पे भी चाइना हमारे साथ नहीं है, ये सबसे बड़ी खास बात है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लद्दाख में अब थोड़ा सा हमारा चाइना के साथ बॉर्डर यहाँ पे लगना शुरू हुआ है, क्योंकि ये अक्षय चिन्ह की बात आ गई है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे हमारा इन्होंने लिया है, तो इधर थोड़ा सा बात है। अब इससे बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे 1962 तक चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं थे। तो फिर ये ऑल ऑफ अ सडन अब हम गलवान वैली में चाइना को कहां से देख रहे हैं, लद्दाख में, पेंगोंग में कहां पे देख रहे हैं? तो ये एक विषय है। और इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये अब एक बार फिर वही है कि ये वाला पोर्शन है सिर्फ चाइना का, कहीं पे भी ये इंडिया के साथ टच नहीं कर रहा है। और तिब्बत के साथ हमारा बॉर्डर है और तिब्बत के साथ हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो सबसे पहले जो इतिहास के पन्नों को जब हम खोलें तो सबसे पहले नाम आता है जनरल जोरावर सिंह का, और वो पता नहीं हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमारे को क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो ये जनरल ऐसे थे जो हिमाचल में इनका जन्म हुआ था, फिर इन्होंने फौज ज्वाइन कर ली थी जम्मू की, और वहां से इनको जनरल बना के इन्होंने कारगिल में गए, फिर इन्होंने लद्दाख में गए। और 1934 में इन्होंने इन सब कारगिल को और लद्दाख को ले तक इन्होंने वहां के सब राजाओं को हरा हरू के इन्होंने वो ले लिया था। और 1838 तक इन्होंने सारा वो कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये गिलगिट, फिर ये गिलगिट, बलूचिस्तान, और उधर गए उन्होंने, यहाँ पे भी ये देखिए ये सारा का सारा एरिया भी कवर कर लिया। अब ये ले का भी इन्होंने एरिया कवर कर लिया था। ये जोरावर फोर्ट है, जब इन्होंने कब्जा किया तो ये लेके लिए। फिर इन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जब कहते हैं यहाँ तक आ गए हैं, तो फिर ये इन्होंने मानसरोवर की यात्रा, यहाँ पे ये यहाँ से ये मानसरोवर की यात्रा के लिए निकल गए। और जाते जाते इन्होंने सारा कब्जा करते हुए चले गए और मानसरोवर तक ये पहुंच गए थे। अब स्थिति क्या हुई कि महाराजा रंजीत सिंह की 39 में डेथ हो गई। और उसके बाद जो था, ब्रिटिशर्स ने उनके जो नए रूलर्स थे उनके प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जोरावर आगे जाए जा रहे थे। उनको ये डर था कि ये तिब्बत पहुंच गए और वो सारा उनका ओल्ड सिल्क रूट और जो उनका वर्चस्व है वहां पे, वो सब ना खतरे में ना आ जाए। तो उन्होंने इसको प्रेशराइज किया और इनको वापस बुलाया। और जब ये वापस आ रहे थे तो सर्दियों के कारण, मतलब इतना इन्होंने सब जीत लिया था और जहां पे भी जाते थे इनकी बड़ी वो थी। तो पर जब वापस इनको बुलाया गया तो इनको थोड़ा सा वो हो गया, और इन्होंने इनकी मानसरोवर के पास ही ये डेथ हो गई और इनकी समाधि वहीं पे आज भी ये बनी हुई है, वहां पे किला मानसरोवर के पास, ताकलाकोट में। तो तिब्बत में हमारी जो थी, जितनी भी हम अक्षय चिन्ह की बात करते हैं, जितना भी हम गिलगित बालूचिस्तान की बात करते हैं, जितने भी हम लद्दाख की बात करते हैं, तो वो सारे का सारा श्रेय अगर एक किसी व्यक्ति को जाता है तो वो थे जनरल जोरावर सिंह। तो इनकी डेथ के बाद हमारे जैसे, अभी अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं मैं, तो गलवान वैली में जैसे हमारे कर्नल साहब की इन्होंने, चाइना ने अकस्मात वो अचानक धोखे से मौत कर मार दिया था, उसी तरह से इनको भी मारा। लेकिन इनका भी फिर रिवेंज हमारे बंदों ने, डोगराओं ने जाके लिया और इनके तिब्बती को जनरल को मार दिया। उसके बाद हमारी एक ट्रीटी साइन हुई थी चुशूल की 1842 में, और उसमें ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया था। और वो देखिए सबसे बड़ी बात है, ये इंडिया, चाइना और लामा गुरु ऑफ लासा। तो मतलब इससे भी पता लगता है कि
लासा अलग चीज थी, चाइना अलग चीज था और इंडिया अलग चीज था, तीनों अलग अलग कंट्रीज थी। और इन तीनों के बीच में ट्रीटी ये साइन हुई कि अब लद्दाख की जो बाउंड्रीज हैं जो जोरावर सिंह ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं, जहां तक इनका वर्चस्व था, उस वही बाउंड्रीज मानी जाएंगी और इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना का भी बहुत उसमें नुकसान हुआ था और तिब्बतियों का भी हुआ था। तो इन्होंने सबने ये बात मान ली थी कि कैलाश हमारा था। तो ये एक विजन था जोरावर सिंह का, और ये ट्रीटी भी उसको दर्शाती है। अब क्या है कि अगर अब उसके बाद परिस्थिति बदल गई, अंग्रेजों ने पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया, एनेक्स कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, सारा का सारा जितना भी मेहनत अपने जनरल जोरावर सिंह ने कर रखी थी, वो सारा का सारा पार्ट भी अंग्रेजों के पास आ गया। अब तो इन्होंने, अंग्रेजों ने, ये वाला तो सेक्टर इनके पास आ ही गया था, तो इन्होंने यहाँ से ये किया अरुणाचल की साइड में, और ये ट्रीटी ऑफ लासा इन्होंने साइन की कि अरुणाचल में और सिक्किम में कोई भी चाइना का या तिब्बत का कोई भी, तिब्बत के बीच में हुई थी, तिब्बत और इंडिया में उस टाइम ब्रिटिशर्स थे। तो उस टाइम भी हम देखते हैं 1904 में भी तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री था, हमारा चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं था। तो ये सारे के सारे इंसिडेंट्स और जितनी भी ट्रीटीज हैं हमारी, वो सब ये दर्शाती है कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा 1906 में थोड़ा सा इन्होंने अंग्रेजों ने, क्योंकि ये तिब्बत को खेलना चाहते थे और वो चाइना रशिया भी वहां से आ रहा था इनके लिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये सारा का सारा इन्होंने तिब्बत थोड़ा सा इनको दे दिया। फिर इन्होंने 1913 में तिब्बत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, ये जब चाइना में सिविल वॉर हो गई थी तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तिब्बत ने भी और मंगोलिया ने भी। और ये फिर 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला ट्रीटी हुई थी, जिसमें भी देख रहे हैं हम कि तिब्बत आया था, इंडिया आया था और चाइनीज आए थे, तीनों के नुमाइंदे अलग अलग थे, तीनों कंट्रीज अलग अलग थी इसलिए आए थे। और यहाँ पे ये मैकमोहन लाइन के बारे में बात की गई थी कि मैकमोहन लाइन जो है वो एक लाइन है, और इसके साथ साथ वाला जो अरुणाचल और वो सेटलमेंट सारी हो गई थी उसके तहत। तो एकदम बिल्कुल इससे सारा ये क्लियर होता है कि तिब्बत, जो चाइना बोलना चाह रहा है कि तिब्बत पे हमारा कब्जा था, वो कभी भी कब्जा नहीं था। तिब्बत हमेशा से इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है, और 1959 में इसको आप देख रहे हैं कि इसको 1959 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। पर उससे पहले एक इंसिडेंट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब क्यों चाइना इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि जब ब्रिटिश एलाइड फोर्सेस जो थी सारी जापान के ऊपर, इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में अटैक कर दिया था, तो जब ये हार गया, जापान हार गया, तो ये एलाइड फोर्सेस ने चाइना को अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बना दिया कि जितनी भी टेरिटरीज तुमने कॉन्कर की थी जापान ने, तो वो यू शुड हैंड इट ओवर टू चाइना। तो उससे चाइना को ये मिल गया, लग्जरी मिल गई, और सारी दुनिया को ये लगने लगा वहां के एरियाज में कि ब्रिटेन का और अमेरिका का इसके ऊपर हाथ है, तो हमें ज्यादा इससे वो दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं, अगर इंग्लैंड ये कह रहा है और यूएस ये कह रहा है, तो इसको दे दो। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, 1949 में फिर एक डेवलपमेंट होती है चाइना में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ ये चाइना बन जाता है यहाँ पे, और चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर वहां पे आ जाते हैं। तो इन्होंने एक पूरा मेनलैंड बना दिया, और पीआरसी जब बन गया, इन्होंने रियलाइज किया कि एक पूरे को पूरे चाइना को इकट्ठा कर दिया और ये स्ट्रांग बनता गया। इसने पहले ईस्ट तुर्किस्तान के साथ भी कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे मंगोलिया के भी कुछ हिस्से ले लिए। ऐसे ऐसे करते करते जो चाइना के पास कोई सी के साथ कोई मतलब किसी भी कॉन्टैक्ट नहीं था इंडिया के साथ, आज उसके पास वो क्लेम करता है कि 14 कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर्स हैं, और चाइना सी में भी वो अपना वर्चस्व बताना चाहता है। तो हम देखते हैं 59 में तिब्बत पे जब इसने आक्रमण किया, तब ये सबसे बहुत एक विचित्र सी बात हो गई थी, क्योंकि 59 में चाइना ने जब इस पे अटैक किया, तो तिब्बत के जो वहाँ के जो हेड थे वो दलाई लामा जी थे, 14वें दलाई लामा जी थे। तो उनको लगा कि उनकी वो मारने चाहते हैं इसको, तो वो उन्होंने क्या किया, वो इंडिया आ गए, और यहाँ पे आके हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम, उन्होंने उनको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक शब्द भी चाइना के अगेंस्ट नहीं बोला। अगर ये उस टाइम ये बोल देते कि इलीगल ऑक्यूपेशन हो रही है तिब्बत के ऊपर, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और शिमला एग्रीमेंट का समझौता देते, तो उस टाइम बात कुछ और होती। पर ये बिल्कुल चुप रह गए और चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले।
उसके, और ये देख रहे हैं कि आपने कोई भी बगैर एक हथियार लड़े भी, मतलब 10,000 के करीब ऐसे बताते हैं कि वहां पे औरतें ये जितनी भी थी तिब्बतियन आ गई, लेकिन वो चाइना ने इतना ब्रुटैलिटी से उनको रिबेलियन को क्रश किया था, और ये सब दलाई लामा जी वहां से किसी तरह से बच के आ गए। तो अब ये यहाँ पे हैं दलाई लामा जी, और ये सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं। और दुनिया, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात थी, और दुनिया के भी जितने भी, चाहे वो इंग्लैंड था, इंग्लैंड क्योंकि रूल करता था इस पे लासा पे, तो उसने भी कुछ नहीं बोला। और चाइना को, क्योंकि वो पता नहीं क्या अपीजमेंट थी, और चाइना को जब इसने ऑक्यूपाई कर लिया तो किसी भी ग्लोबल लीडर ने इसको अपोज नहीं किया। अब उसके कारण क्या हुआ, चाइना और स्ट्रांग होता गया। फिर उसने जितने भी 14 कंट्रीज थे, चाहे बर्मा, भूटान, ये सब, इनके साथ भी, नेपाल, इनके साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स शुरू कर दी, एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी शुरू कर दी। और आज हम देख रहे हैं कि वो सारे के सारे, जो जिस चाइना के पास कुछ नहीं था, आज उसके पास सारे बॉर्डर्स हैं, और वो इतना शक्तिशाली होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड पावर्स थी, अलाइड पावर्स थी उस टाइम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको रोकना, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने तिब्बत के साथ मेरा ख्याल से उसको एज अ, मतलब कुछ भी तरह से यूज किया, लेकिन, और हमारे बॉर्डर्स आज चाइना के साथ बन गए। मेरा जब 3,800 तिब्बतियों के लिए मैं जब पहली बार लद्दाख गया था, उसके लिए फिर मेरे को तिब्बतियों की समस्या पता लगी, तिब्बती क्या है। पहले तो ये लगता था तिब्बती पार्ट है, लेकिन फिर पता लगा नहीं, तिब्बत एक आइडेंटिटी है। जो मैंने लोगों से भी बात की, तो ऐसा लगता था कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इनका वर्चस्व यही इनको सिखाया जाता है कि तुमने एक दिन तिब्बत वापस जाना है। जैसे इसराइलियों को सिखाया जाता था कि तुमने इसराइल वापस जाना है, तो उसी तरह से इनको भी तिब्बतियों को ये बताया जाता है कि हम यहाँ पे आए हैं, गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की मेहरबानी है, लेकिन हमें वापस उधर जाना है। इन्होंने तिब्बतियन कल्चर अपना रखा हुआ है इस तरह से। और ये फिर मेरे को, जब मैंने वो 3,800 तिब्बती को जो पूरे चांगथांग ये रीजन में थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के जो अभी तिब्बत के, उन्होंने लोब्जांग तेंजिन, तो इन्होंने फिर सम्मानित भी किया था। और एकदम प्रॉब्लम हमारे को ये पता लग रही है कि हम जब तक तिब्बत को स्ट्रांग करेंगे, तब तक हम महफूज रहेंगे। तो अब क्या है बेसिकली, अगर हम ये वाला पोर्शन चाइना का, जो चाइना क्लेम करता है तिब्बत पे, और अभी भी है उसके हक में, इतनी आसानी से नहीं वो छोड़ने वाला तिब्बत को, क्योंकि उसने इतना सब कुछ कर दिया है वहां पे। लेकिन अगर हम अब ये स्ट्रांगली इसको अपोज करना शुरू कर दें, और इसको रिकॉग्नाइज करें कि नहीं यहाँ पे हैं, तो हमारे बॉर्डर्स चाइना के साथ एकदम खत्म हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इंडिया है, और यहाँ पे ये चाइना इधर से शुरू होएगा, तो हमारे कोई बॉर्डर नहीं रहेगा तिब्बत की, अगर ऑटोनॉमी मिल जाए तो। एक ये बहुत बड़ा, और ये अब क्या हुआ है, कोविड-19 करके इस साल इतना ज्यादा अमेरिका हिल गया है चाइना से, और सारी यूरोपियन कंट्रीज भी हिल गई हैं, और चाइना किसी को कुछ समझ नहीं रहा है। तो 1 जून को एक स्टेटमेंट आई है कि जब ये यूएस ने अब सोच रही है कि हम इसको, तिब्बत को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन करें। अब उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि चाइना ने उनके साथ, उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या धोखा दे दिया है। और यही काम अगर उन्होंने 1959 में किया होता, कि उसको जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया था, और ये चुपचाप ना बैठते, तो आज ये समस्या ही नहीं आनी थी, ना ही चाइना इतना स्ट्रांग होना था। तो तिब्बत के कारण आज दुखती रग अपनी है, लेकिन वो तिब्बत को शायद आज़ादी इसी रूप में मिलेगी। और ये एक ना एक दिन मिलनी थी, लेकिन अब ये शुरुआत प्रक्रिया हो गई है। इंडिया को भी अब ये स्ट्रांगली इसके साथ खड़े होना है, और इसको मूवमेंट को पूरे ग्लोबली चलाना है, ताकि हम तिब्बत को आज़ाद कर दें, तो हमारे चाइना से बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। और एक बार बॉर्डर खत्म हो गए, तो चाइना अपने आप कमजोर हो जाएगा, तो और अंदर से अपने आप टूट जाएगा। ये छोटी सी बात है, ये अगर तिब्बत का हमारा खेल है सारा गेम का, तो ये एक प्रॉक्सी वॉर हमारे को सोच के। तो अब क्या हुआ 1962 में जब हमारे ये आ गया, तो देखते हैं हम कि क्या हुआ। फिर 59 में हमने कुछ अपोज नहीं किया, पंडित नेहरू जी ने तो ये कर लिया इनको, और बाकी बोल दिया कि भैया, फिर 62 में इन्होंने हमारे पे आक्रमण कर दिया, और ये बोला कि भैया ये अक्षय चिन्ह ले लिया इन्होंने, हमने दे दिया। क्यों दे दिया किसी को नहीं पता। ये वाला हिस्सा भी हमने दे दिया, क्यों दे दिया किसी को नहीं पता। फिर ये वाला हिस्सा जो है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, और हम चुपचाप मूक दर्शक बन के देखते रहे कि हो क्या रहा है। हमारी जमीन, हमारा ये सब कुछ जितना भी आप अक्षय चिन्ह देख रहे हैं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये इन 1842 की भी ट्रीटी है, और ये जो जितना भी योगदान हमारे जोरावर जी का रहा है, उनकी बदौलत ये सारा एरिया हमारे पास था, और ये बाद में भी हमारे पास था, लेकिन चाइना ने इसको अपने ढंग से हथिया लिया बस। जैसे भी अब हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी रही है, मैं समझता हूँ। तो अब देखते हैं कि आज की परिस्थिति में जो गलवान वैली है, और जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे लद्दाख में हो रहे हैं, वो हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इन दोनों का मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो ये देख रहे हैं हम, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ क्या है। ये लद्दाख का एरिया यहाँ पे है,
ये सारा का सारा देख रहे हैं लद्दाख है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये चुमूर है, ये पेंगोंग लेक है, जो जानते हैं जो 3 इडियट्स की जहां पे शूटिंग हुई है वो ये है। अब आप इसमें दो हिस्से देख रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है और ये सेफ एरिया है, पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो टेंशन बहुत हो रही है। न्यूज में बहुत आ रहा है कि 8 फिंगर्स 4 फिंगर्स वो क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। तो अब क्या है, ये पेंगोंग लेक जो है ये जो है ये बेसिकली इंडिया में है। यहां से लेके ये लुकुंगे और ये थाकुंगे, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इंडिया में आते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है सारा का सारा ये चाइना में आता है। वैसे ये तिब्बत में, चाइना में नहीं हम बोल सकते, अभी तिब्बत में है, लेकिन चाइना अपनी बदमाशी यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो लाल पोर्शन मैंने मार्क किए हैं ये हमारी टेंशन इस बार इन्हीं एरियाज में है। और अगर मैं बात करूंगा कि 1962 की लड़ाई हुई थी वो कहां हुई थी, ये चुशूल में हुई थी। इस बार हमारी कोई टेंशन नहीं है इसमें। चुमुर में हुई थी, चुमुर में कोई टेंशन नहीं है। दिमचौक में हुई थी, दिमचौक में कोई टेंशन नहीं है। तो इन इन एरियाज में टेंशन नहीं है और इन इन एरियाज में टेंशन है। इसका क्या कारण है? और इसमें भी पेंगोंग में भी एक साइड में है, हमारी साइड में जो सदर्न साइड है पेंगोंग का उसमें टेंशन नहीं है, जो नॉर्दर्न साइड है उसमें है। और हॉट स्प्रिंग में भी टेंशन है और गलवान वैली में भी टेंशन है। तो अगर आप इन सबको देखें तो इंडिया ने जो हमारी गवर्नमेंट है इन्होंने चुशूल तक बीच में टूरिज्म ओपन कर दिया था। विलेजेस वहां पे हमारे हैं, लॉयल हैं, वहां पे इलेक्शंस होते हैं और टूरिज्म होता है। चुमूर में भी ऐसा ही है और दिमचौक में भी ऐसा ही है, पर चुमूर में भी अभी इतनी ज्यादा टूरिज्म नहीं एक्टिविटी अलाउ की है इन्होंने, लेकिन करनी चाहिए। दिमचौक में भी हमारे पास वो है, मैं थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी। तो जहां जहां टूरिज्म की एक्टिविटीज हैं, जहां जहां हमारे नोमैड्स हैं, वहां वहां चाइना हिम्मत नहीं करता टेंशन क्रिएट करने की, क्योंकि वो उसको पता है कि भैया ये बॉर्डर्स पूरे डिमार्केटेड हैं, इसमें हम नहीं हरकत कर सकते हैं। पर लेकिन जहां जहां अब 8 फिंगर्स जो हमारा जो पेंगोंग का दूसरा साइड है इसमें हमारी टूरिज्म एक्टिविटी जीरो है, तो यहाँ पे ये क्लेम करता है अपना लैंड। और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में हमारी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, तो ये यहाँ पे लैंड क्लियर करता है। गलवान वैली में तो बिल्कुल भी नहीं है, गलवान वैली से लेकर डीबीओ तक कोई एक्टिविटी नहीं है, ना ही कोई आदमी रहता है, ना ही कोई जानवर रहता है। तो ये चाइना वो लैंड बेसिकली टेंशन क्रिएट करता है जहां पे हमारी हैबिटेशंस नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा है, हमारी लीडरशिप का दुर्भाग्य रहा है कि हमने कभी भी अपने टूरिस्ट स्पॉट्स वहां पे डेवलप नहीं किए। अगर वो डेवलप कर देते तो शायद वहां पे ये चाइना आने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि ये सिविलियंस हैं, सिविलियंस आ रहे हैं तो भैया हमारा लैंड है। जब वहां पे कोई है ही नहीं हमारा सिविलियंस, तो वो चाइना वो लैंड क्लियर करता है। तो ये हमारी फिंगर्स, ये 8 फिंगर्स की टेंशन है। पेंगोंग की टेंशन है, सिर्फ पेंगोंग के नॉर्दर्न साइड की टेंशन है, हॉट स्प्रिंग की टेंशन है और ये गलवान वैली की टेंशन है। अब गलवान वैली की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? अब गलवान वैली में देखें तो कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो जो एक मिनट, ये जो रूट है ए से लेके 352 किलोमीटर तक है, ये एरिया है, ये किलोमीटर है यहाँ पे। तो हम पहले जाते हैं यहाँ से दुरबुक टांगसे वैली में, और टांगसे वैली से हम यहाँ से फिर नीचे को उतरते हैं और ये है श्योक रिवर। ये सारा श्योक रिवर का बेड है। तो श्योक रिवर का जहां ये पॉइंट है, इसको यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है इसको 0 पॉइंट मान लेते हैं, और ठीक 120 किलोमीटर पे जाके यहाँ पे ये गलवान वैली है। अब ये गलवान वैली में ऐसी स्थिति है कि अगर इस वैली में यहाँ पे ये वैली है, यहाँ पे ये सारी श्योक वैली है, जो भी पानी का ये देख रहे हैं ये सारी श्योक वैली है और ये डीबीओ एरिया है। अब चाइना क्या करना चाहता है, चाइना यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आना चाहता है, और इसकी यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया चाइना, यहाँ पे ये गलवान वैली के अंदर आ गया और इसने यहाँ पे जैसे पोस्ट बनानी इस बार शुरू कर दी थी या पानी रोकना शुरू कर दिया था, तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये सोचने वाली बात है। कि हमारे लिए गलवान वैली और जो हमारे कर्नल साहब, ये रास्ता है गलवान वैली के लिए। शुरू शुरू में तो ये शुरुआत है तो थोड़ा सा पक्का है बीच में, और ये बीच में बिल्कुल वैली में हम अभी भी ऐसे जाते हैं, कोई हैबिटेशन यहाँ पे नहीं है। तो गलवान वैली में जब हम पहुंचते हैं ये 120 पॉइंट किलोमीटर है, और ये श्योक रिवर है सारे का सारा बेड, यहाँ पे ये रास्ता है, और ये देख रहे हैं आप ये गलवान वैली है यहाँ से एक, और यहाँ से सारी चाइना की जो हमारी टेंशन हुई है वो यहाँ जैसे हुई है। तो ये 120 किलोमीटर है। यहाँ पे हमारी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे कर्नल साहब थे यहाँ से वो गए हैं, और यहाँ पे और जहाँ पे इन्होंने वो किया है, क्या बोलते, थोड़ा पानी को रोकने की कोशिश की है और थोड़ा सा अपनी परमानेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो वो ये इस जगह इस वैली में है। अगर यहाँ पे ये पानी रोक देते हैं तो पानी थोड़ा सा खोलेंगे तो लड़े बगैर ही यहाँ पे पानी की बाढ़ आ जाएगी और ये सारी की सारी हमारी 120 एस्टेब्लिशमेंट चली जाएगी। और इसी को रोकने के लिए हमारे
कर्नल साहब वहां पे गए थे। और मेरे को इससे आगे जाने का मौका मिला था 2013 में। ये बेसिकली चुमताश है, ये आगे गलवान वैली से भी कम से कम 100 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पे हम पानी पानी के लिए गए थे। लेकिन इससे पहले जब हम यहाँ से जा रहे थे, ये 150 किलोमीटर है उससे जो गलवान वैली है, तो इसमें जो शोक ब्रिज था, यहाँ पे पहले ब्रिज नहीं था, तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स थी। और चाइना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पे, तो चाइना इतने ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैं 2013 में गया था तो मैंने देखा वहां पे प्रॉब्लम क्या है। तो इस ब्रिज इधर कोई ब्रिज नहीं बना पाता था। क्यों नहीं बना पाता था? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्किंग सीजन 2 महीने होता था। वो 2 महीने कौन से होते थे? मई और जून। मई और जून में अगर ये यहाँ पे बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती थी शोक नदी में, तो वो सारे का सारा इतना, ये सौरो ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, क्योंकि इतना इराटिक है ये, जैसे ब्रह्मपुत्र है वैसे ये हमारे लिए सिरदर्दी है। तो इतना इराटिक है, तो हमने फिर यहाँ पे नॉर्मल, जब ये इंजीनियर्स प्लान करते थे, ये यहाँ पे नॉर्मल तरीके से प्लान करते थे, तो फिर यहाँ पे हमने इसको पाइलिंग करके यहाँ पे ये डिजाइन कराया इसका ब्रिज का, और ये आज सक्सेसफुल ब्रिज है। और इसका उद्घाटन अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो इसमें अब क्या है, कनेक्टिविटी गलवान वैली की पूरी हो गई। गलवान वैली की नहीं, हमारी जो पूरा डीबीओ एरिया सेक्टर है वो ऑलमोस्ट लाइक हम कभी भी वहां पे सामान अपना पहुंचा सकते थे, नहीं तो पहले बड़ी दिक्कत आती थी। अभी क्या प्रॉब्लम हुई है, ये जून में, जून 16 में, अब ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, इन्होंने जेसीबी ला के इसको पानी को रोकना शुरू कर दिया। ये पानी का रोकने का एक ही मतलब है कि हम लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हम अभी एक, हमने अभी भी जो इन्होंने हरकत की थी उसके कारण जो हमारे ये कर्नल संतोष बाबू और हवलदार पलानी जी और ओझा साहब, ये इनकी शहादत हुई। इन्होंने जाके मना किया वहां पे स्ट्रक्चर्स उठाओ। और मैं समझता हूं कि जो जिन्होंने कार्य कर दिया संतोष बाबू ने, ये हिस्ट्री में लक्ष्मण रेखा की तरह खिंच गया है कि आज के बाद चाइना कभी उससे आगे हिलने की हिमाकत नहीं करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने वो हरकत की जो इन्होंने संतोष बाबू के साथ की थी, तो उनके इतनी बुरी हालत हुई है कि अब वो मैन पावर के हिसाब से डरता है। और ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो दलाई लामा का वेलकम करेगा और चुपचाप बैठ जाएंगे। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो लद्दाख में जाके एकदम बोला, द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। अब हम 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी जमीन तुम्हें नहीं देंगे। और नतीजा क्या हो रहा है? सारी दुनिया चाइना के खिलाफ हो रही है। इस ताकतवर इंसान के सामने चाइना को नतमस्तक होना पड़ा। और अभी बातें चल रही हैं, लेकिन हम भी पूरे तैयार हैं, चाइना की बातों में नहीं आएंगे। अब आप देख सकते हैं जोरावर के साथ, जब जोरावर मरा था तो हमने भी उसका जनरल मारा था। यहाँ पे भी कमांडिंग ऑफिसर मरा, हमने भी उसके कमांडिंग ऑफिसर और कितने सारे जवानों को उड़ा। तो अब टिट फॉर टैट वाली बात होनी है, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का एक संदेश है जवानों के लिए और पूरे देश के लिए। तो यही बात 1962 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही होती तो सिचुएशन और होती। पर यहाँ पे क्या था, 114 जवान हमारे इसी सेक्टर में, चुशूल में, रेजिंगला में मारे गए, और हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जहाज तक नहीं भेजे वहां पे, अपनी एयरफील्ड में चाइनीज जहाज लैंड हो रहे थे। तो ये एक दुर्भाग्य था वो, मैं मानता हूँ उसे। और ये एक चुशूल में 114 जवानों के साथ साथ जितने भी आज तक हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे को वहां पे भी मौका मिला था कार्य करने का। और ये रेजिंगला की लड़ाई, अब हो क्या रहा है वहां पे, ये सारा का सारा तो लड़ाइयाँ और ये हमारी शहादत लिखी गई है वहां पे। और अब, पहले वो फौजी वहां पे बेचारे लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन पॉलिटिकली उनको हरा दिया जाता था। लेकिन आज वो वहां पे जीतते भी हैं और पॉलिटिकली भी देश उनके साथ खड़ा है। तो ये एक डिफरेंस एक हम देख रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाइना के साथ। चाइना बगैर लड़े सब कुछ हथियाना चाहते हैं। वो सोचते हैं जैसे तिब्बत मेरे को सारा मिल गया बगैर लड़े, जैसे मंगोलिया का हिस्सा मेरे को मिल गया, जैसे तुर्किस्तान का हिस्सा मेरे को मिल गया, जहाँ पे अब उन्होंने ये जिंगजियांग कौन सा वो प्रोविंस बना दिया है। और उसी में ही वहां पे वो जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको कितना उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उनके लिए क्रिएट कर रखा है। ऐसा ही ये सब ये सोचते हैं कि बगैर लड़े इनको सब कुछ मिल जाए, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना हमारे से काफी आगे था। लेकिन अब ये जो बिल, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजन है कि नहीं, हमारे को बॉर्डर्स में जितना पैसा चाहिए हम लगाएंगे, लेकिन हम 1 भी इंच यहाँ पे नहीं देंगे, तो मॉरल सपोर्ट आर्मी को मिल गई है। और ये देखिए, ये वही ब्रिज की बात मैं कर रहा हूँ जो श्योक विलेज में 2013 में मैं आया था, तो इतनी प्रॉब्लम्स थी, और ये श्योक, ये सारा का सारा ब्रिज बनाया है। देखिए अब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ,
तो आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ले जाता हूँ यहाँ से, ये देमचौक जगह है। अब यहाँ से 250 किलोमीटर, ये देखिए हमारे जोरावर साहब की जो जनरल थे, उन्होंने यहाँ से 250 किलोमीटर चले गए वहां पे, और जो भी आता गया उसको सब, वो इतने तगड़े जनरल थे कि उन जैसा जनरल मेरे ख्याल से हिस्ट्री में नहीं होगा कोई भी। और जहां पे भी जाते थे वो हराते भी थे, उन्हीं हराए हारे हुए लोगों को अपनी फौज में भी मिला लेते थे। और यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से आगे 250 किलोमीटर है हमारे मानसरोवर और कैलाश पर्वत, जो हमारे हैं। और वहीं पे हमारे जोरावर साहब की शहादत हुई थी। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इस पहाड़ी को छोटा कैलाश कहते हैं, और लोग अभी भी यहाँ पे परिक्रमा करते हैं इसकी, जो बुद्धिस्ट लोग हैं। हमारे को क्या करना है, ये छोटा कैलाश को खोल देना है टूरिस्ट के लिए, ताकि यहाँ पे टूरिज्म ऑक्यूपाई हो जाए। अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इससे पहले बता देता हूँ कि ये सिंधु नदी है, ये मानसरोवर से आ रही है, और ये यहाँ पे इंडिया में पहुंच गई। अब ये जो नाला है देमचौक नाला, ये बन गया है हमारा बाउंड्री। इसमें कोई फेंसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर ये नाला ही हमारी बाउंड्री है। इस साइड ये वाला हिस्सा जो है ये चाइना का है, और ये हिस्सा वाला जो है ये इंडिया का है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप यहाँ पे आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट, और यहाँ पे देखिए ये आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे, ये वाली। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये चाइना की एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए अब कैसे इन्होंने 2013 में जब मैं गया था तो ये सारा का सारा बना चुके थे, ये 4 महीने के अंदर इन्होंने सब कुछ बना दिया। रात में सोलर जला दिया, और पूरी रात जलाते रहे लाइट, और जबकि हमारे यहाँ पे 9 बजे बंद कर देते थे, क्योंकि वो राशनिंग होती थी, डीजल से हमारा सब कुछ आता था। इस तरह की वॉरफेयर प्लानिंग ये कर रहे हैं। और 2008 से पहले इसका यहाँ पे इतना बुरा हाल था जैसे ये वाला है, हमारे ये स्कैटर्ड है। इस तरह की हमारी प्लानिंग है, ये देखिए। और ये 2013 की तस्वीरें, और यहाँ पे ये विलेजेस हैं, इनके बेचारों की छतें नहीं है। मैंने पूछा था छतें क्यों नहीं है, कहते हैं वो बर्फ कई बार ज्यादा पड़ जाती है, अगर छत हम दूसरी लगा दें तो पता नहीं लगता, दब जाते हैं, तो इसलिए ये तंबू के साथ बेचारे रहते थे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रॉब्लम है, हमारे बॉर्डर विलेजेस इतने स्ट्रांग नहीं है। अब क्या जरूरत है कि अब ये चाइना है और ये हम है, ये चाइना है और ये हम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ये सारे के सारे बदलने हैं, एक विल चाहिए, एक स्ट्रांग विल पावर चाहिए। ये सारे के सारे बेचारे जितने भी यहाँ पे तिब्बती हैं, ये सारे जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं, आधे तिब्बती जो थे वो इधर चले गए दिमचौक में, उसको ओल्ड दिमचौक बोलते थे, इसको न्यू दिमचौक बोलते थे। लेकिन अब चाइना ने वहां पे 2008 के बाद जब ओलंपिक गेम्स में तिब्बतियों ने वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट किया था, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमारे को, पहले बॉर्डर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे और यहाँ पे बिल्कुल ये ट्रेड करते रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल बंद हो गया, ये ट्रेड भी बंद हो गया। और इन्होंने एक एक बॉर्डर को इतना स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस बनाना 2013 में शुरू कर दिया था, 2008 के बाद प्लानिंग करके, और बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमारा भी यही हाल है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले आर्मी ऐसे ही चलता था, फिर हमने ग्राउंड वाटर के जरिए सब जगह पानी पहुंचाया। ये मेरे को सौभाग्य मिला था तारा पोस्ट रेजिंगला चुशूल में भी, ये पेंगोंग में अपनी साइड में हमने पानी निकाला था, बहुत इंटरेस्टिंग है चुशूल की लड़ाई में भी। और ये, और फिर दूसरा फैक्टर आ जाता है एनर्जी का, जिस फैक्टर जैसे मैंने बताया था। तो चाइना ने क्या किया था, अब ये दिमचौक है, सॉरी ये दिमचौक है, तो ये इंडिया इस साइड और ये चाइना है। और यहाँ से 250 किलोमीटर, जैसे मैंने पहले बताया, मानसरोवर आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है। चाइना ने यहाँ पे पानी रोक के डैम बना दिया, और डैम बना के बिजली लेनी शुरू कर दी। लेकिन हम इंडस ट्रीटी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये एक, पता नहीं हम कौन सी प्लानिंग के साथ जी रहे हैं। इंडस ट्रीटी के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, लेकिन चाइना उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, और हमारे बॉर्डर्स पे, अब ये समझ लीजिए कि इससे 250 किलोमीटर अंदर है हमारा बॉर्डर। एक्चुअली कैलाश हमारे पास था, ये बात पक्की है, क्योंकि वहां पे अपने जोरावर सिंह जी पहुंच चुके थे, और उनकी अभी भी समाधि है। और अभी भी हमारा जो यहाँ पे, हमारी आर्मी अभी फॉसिल फ्यूल पे रन कर रही है, तो ये बहुत बड़ा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, और सबसे बड़ी बात है वहां पे जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट वहां पे। जबकि अगर हम जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग करें तो 24/7 हमारे को बिजली मिल जाएगी। और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है कि हमारे पास लाइट है, तुम्हारे पास नहीं है, और हमारे पास 24 घंटे लाइट है। अगर हमारे पास पानी कम है, हमारे पास सोलर नहीं है, अगर हमारा सन नहीं आता यहाँ पे, पानी नहीं आता, पानी जम जाता है, तब भी हमारी बिजली आ रही है। ये जियोथर्मल की पावर है, और ये हम दिखा सकते हैं वहां पे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए अब, ये तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है। तो सबसे पहले है कि हमें बॉर्डर टूरिज्म को जल्द से जल्द, हमें उसको बॉर्डर्स हैं जितने भी, जैसे हमारे अटारी अमृतसर में है, उसको टूरिज्म के साथ जोड़ दो बस। लोग वहां पे आए, शहादत की वो जो हमारी गलवान वैली है वहां पे भी वो जाएं, चुशूल में भी जाएं,
और वहां पे बॉर्डर टूरिज्म हमने इस तरह से करना है ताकि जो भी लद्दाख में बंदा जाए, यहाँ पे हिंदुस्तान में बंदा जाए, वो नतमस्तक होकर, क्योंकि उन शूरवीरों के साथ जिन्होंने अपनी जानें दे के हमारे बॉर्डर्स बचाए हैं, उनको कम से कम नतमस्तक करें वहां पे जाके, और देखें कि क्या क्या पहाड़ियों में जाके हमारे आज बॉर्डर्स जो देख रहे हैं हम, वो कितनी शहादत के साथ इन शूरवीरों ने बचाए हैं। तो ये एक बॉर्डर टूरिज्म के लिए है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए अब ये कैसे रहते हैं, ये देमचौक की तस्वीर है, यहाँ पे बेचारे, ये जब मैं इसकी कभी आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे। ये सारे पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर ऐसे मकान इन्होंने बनाए हुए हैं, ये स्टोन एज में रहते हैं अभी भी, ऐसे लगता है। ये 2013 की तस्वीरें हैं। तो मतलब आप देखिए कि अभी भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे जी रहे हैं और बॉर्डर्स में हैं। अब बॉर्डर्स में हमारे को सबसे पहले है कि स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस बनाने की जरूरत है, जिसमें हर वो मॉडर्न फैसिलिटीज हो जो हम सोच सकते हैं चंडीगढ़ में, जो हम सोच सकते हैं दिल्ली के सबसे बेहतरीन एरिया में पार्लियामेंटेरियंस को देनी है, वो आप बॉर्डर एरियाज में दो सहूलियतें। जितना पैसा खर्च होता है खर्च करो, क्योंकि यही जो बॉर्डर एरियाज हैं आपके, जो शेपर्ड्स हैं वहां के, जो नोमैड्स हैं वहां के, वही आपको पूरे देश को बचाएंगे इस बॉर्डर्स को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अब देखिए इनकी ये बेचारे तिब्बती नोमैड्स हैं, इनकी ये समस्या क्या है, इनकी बेचारों के पहले पानी था वो सब सूख गया, क्योंकि ग्लेशियर सूखी जा रहे हैं, ग्लेशियर्स रिसीड हो जा रहे हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनकी। तंबुओं में रहते हैं ये, और अगर इनके ओरिजिनल घर देख लो तो वो स्टोनेज में रहते हो। पता नहीं कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं आज 70 साल बाद भी ऐसी ऐसी स्थिति। और हमारे बॉर्डर फंड मतलब कहाँ जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस मुझे ग्राउंड में चाहिए। एक एक बंदा मेरा जो वहां पे है, उसके लिए मेरे को फैसिलिटी चाहिए। ये वर्ल्ड की बेस्ट पश्मीना इनके पास है, पर वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है पश्मीना की आपके पास। आप वहीं पे चांगथंग में क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाते, क्यों नहीं इनको परेशान कर रखा है इतना। और यही सच्चे प्रहरी हैं, यही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सारी। आप इनकी, और सर्दियों में बेचारों की ज्यादा से ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो इनके कितने पशु मर जाते हैं, फिर भी ये बेचारे रह रहे हैं वहां पे। तो ये एक स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस, इनके नोमैड्स, इनके साथ हमारे को सोचना है कि हमारे को स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस वो हवा में नहीं बना देने। इनकी नोमैड्स की क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, नोमैड्स की रोजगार की क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, और इनका जो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो दुनिया को कैसे पहुंचे, वो भी एक बात है कि चांगथंग हम ब्रांड बना के इसको बेचें इसको। तो एक ये भी एक विषय है, ताकि यहाँ के लोग नोमैड्स ही बने रहें, नोमैड्स की आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए कहीं। और जिस तरह से आए थे ये 100 थे, अब 28 के करीब रह गए हैं। और मेरा ख्याल से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नोमैड्स बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि कितनी हार्डशिप है इनकी लाइफ। और गवर्नमेंट कुछ भी फॉर्डर के लिए इनको प्रॉब्लम है, सर्दियों में 6 महीने कुछ नहीं होता, तो कोई नहीं, अपने आप तुम देखो यार जो करना है। इतनी वो है, कोई प्लानिंग नहीं है, पता नहीं ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहाँ है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, और क्यों नहीं सोच पा रहे हैं वो ये सब चीजों के लिए। हमारे बॉर्डर्स तब सुरक्षित होंगे जब ये नोमैड्स सुरक्षित होंगे वहां पे, जब इनको बेसिक एम्यूनिटीज दी जाएंगी। नई इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, टूरिज्म बूस्ट होना चाहिए। अब देखिए यही है, यहाँ पे हम खुश हैं सारे, यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमारी ये 4 फिंगर्स और 8 फिंगर्स की इस साइड लड़ाई है। अगर यहाँ पे भी हमने टूरिज्म डाल दिया होता, ऐसे 3 इडियट्स के शॉट्स यहाँ पे भी लगे होते हैं, चाइना की हिम्मत नहीं होती यहाँ पे आने की। खाली जो जो हमने लैंड छोड़ रखा है, खाली जो जो लैंड छोड़, जहाँ पे टूरिज्म नहीं है, जहाँ पे नोमैड्स नहीं है, वहां पे आके चाइना ने कब्जा कर लिया। और हमारी पॉलिसी कुछ ऐसी रही थी कि चाइना को आने दो, खाली तो लैंड है, क्या करने, हमने 1 इंच नहीं देना चाइना को। यहाँ पे हम बॉर्डर टूरिज्म डेवलप करेंगे, और फिर हमारे वापस जोरावर के मिशन पे जाना, विजन पे जाना पड़ेगा, जो जोरावर सिंह जी ने एक विजन दिया था हमारे को। जब तक कैलाश नहीं लिया उन्होंने, तब तक उन्होंने अपने जो जितनी लड़ाइयां लड़नी थी लड़ी, और अंत में उन्होंने जब कैलाश जीत लिया, मानसरोवर जीत लिया, वहीं पे अपनी समाधि बनाई और वहीं पे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसा विजन चाहिए। अब हमें ऐसा देश बनाना है, अपने जवानों को ऐसे प्रेरित करना है कि जो हमारा था वो हम लेके। कैलाश हमारे लिए एक विषय है, और हम यात्राएं करते हैं, लेकिन ये तो सबसे आसान है जो हम जाते हैं। चाइना इतनी आसानी से नहीं देगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने देश को, अपने सारे नागरिकों को, अपनी पॉलिटिकल विल को, अपने जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी विल को, सबको चेंज करना है, और एक ऐसा देश बनाने की कोशिश करनी है जो ये चीजें वापस लेने के लिए सक्षम हो। उसके लिए हमें किसी से कुछ भी करना पड़े, और वो करेंगे हम। तो अभी देख रहे हैं हम, जैसे ये टेंशन हुई थी गलवान वैली में, पहले बीच में स्टेटमेंट आ गई थी हम बाहर से कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अभी देखिए हमारा टैक्स पेयर्स का मनी है $5.55 बिलियन। एकदम एक गलवान के झटके में हमने फिर रशिया किसके पास गए हम मांगने के लिए,
अभी हमने फ्रांस से कुछ मांगे थे, अब रशिया से मांग रहे हैं हम, जी हमारे को ये दे दो जी, जहाज दे दो जी, और इसको अपग्रेड कर दो जी हमारे को, और ये 21 नंबर और दे दो। अमेरिका से मांग रहे हैं जी हमारे को कुछ हेलीकॉप्टर्स दे दो जी, इससे मांग रहे हैं जी कुछ हमारे को ये दे दो। अरे भैया बहुत हो गया, ये दे दो और वो दे दो। अब हमारे को एकदम जो हमने बोला है कि भारत स्वाभिमान, आत्मनिर्भर भारत, और फिर हम 5.5 बिलियन डॉलर्स अगर हमारे इसी इंडस्ट्रीज को, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज खोल दें, अपने इंस्टीट्यूट खोल दें 5.5 बिलियन डॉलर्स में, हम आर्म्स मांगने की जगह हम आर्म एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं। और स्टेट ऑफ आर्ट हमारे पास अब्दुल कलाम जैसे विजनरीज हैं, जिन्होंने एक बार अगर आपको मना कर दिया था कि नहीं स्पेस में मैं नहीं जाऊंगा, अपने स्पेस शटल्स के थ्रू मैं स्पेस में जाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये टूटी फूटी टेक्नोलॉजी। उसी तरह से हम हर फील्ड में एक प्रतिज्ञा लें। इतना पैसा है हमारे पास, 5.5 बिलियन डॉलर्स अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज में खर्च कर दें, अपनी इंस्टीट्यूट्स में खर्च कर दें, और प्रेरित करें अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने कि हमारे को वर्ल्ड क्लास हमारे को आर्म्स चाहिए, एमुनेशन चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, हर फील्ड में माउंटेन टेरेन्स के लिए हमारे को ज्यादा लड़ना है, एयरफोर्स चाहिए हमारे को, तो सारी की सारी हमारे को एक सक्षम ताकत यहाँ पे हमारे को पैदा करनी है इंस्टीट्यूट्स में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे को रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे भी मैंने पहले भी किसी उसमें बोला कि हमारे को रिन्यूएबल एनर्जीज की यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमारे को विंड की अलग से चाहिए, सोलर की अलग से चाहिए, कोस्टल में टाइडल वेव्स की अलग से चाहिए, हमारे को न्यूक्लियर पावर की अलग से यूनिवर्सिटी चाहिए। कब तक ये ग्रेजुएशन हम ऐसे ही करते रहेंगे? एजुकेशन को ओवरऑलिंग की जरूरत है, और ये हमें स्वाभिमान और सेल्फ रिलायंट भारत डिफेंस में भी चाहिए। हमें बताया जा रहा है कि हम कभी लड़ते नहीं हैं, हम तो जी ये नहीं करते, नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लंका तक भी जाएंगे, ये हमारे राम जी ने बताया। अगर जरूरत पड़ी तो महाभारत भी होगी, ये कृष्ण जी ने बताया, और हम उनके आदर्श पे कि पता नहीं कहाँ से भटक गए हैं कहीं पे। अगर कैलाश हमें चाहिए तो चाहिए, और ये जोरावर जी की मिशन है, और ये हमारा सबका भी यही है कि कैसे हम इसको सही श्रद्धांजलि जोरावर जी को, सही श्रद्धांजलि हमारे चुशूल के शहीदों को, सही श्रद्धांजलि कारगिल दिवस के रूप में जितने जवानों ने उन बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, और जोरावर सिंह के साथ जितनी फौज, कम से कम 5 या 10 हजार फौज उस टाइम उनके साथ रही होगी, उन सबकी शहादत के लिए हमें कैलाश वापस चाहिए, हमें अपने बॉर्डर सुदृढ़ चाहिए, हमें गलवान वैली को वॉरफेयर वैली बना देना चाहिए, जहां पे वो वॉरफेयर ट्रेनिंग हो या टूरिज्म को डेवलप करें। कुछ भी, हमें कोई भी लैंड अपना ऐसे खाली नहीं छोड़ देना ताकि चाइना अपना वर्चस्व दिखा सके। इसी के साथ मैं श्रद्धांजलि देता हूं अपने सारे शूरवीरों को, जिन्होंने अपने देश के साथ रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, कैसे उन्होंने जाके पराक्रम दिखा रहे हैं, आज भी पराक्रम दिखा रहे हैं और खड़े हैं, और आज अगर हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं तो वो उन्हीं सबकी बदौलत है। हम सबको उनके साथ नतमस्तक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Dr. Saab, this has been a wonderful session. We are enamored by your skills and your knowledge. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही बढ़िया आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से हमारा भारत और सुदृढ़ हो सकता है, किस तरह से भारत की फौज की और सपोर्ट की जा सकती है। और बहुत ही बढ़िया लगा कि विंड एनर्जी की अलग यूनिवर्सिटी हो, न्यूक्लियर साइंसेज की अलग हो, मेडिकल साइंसेज की अलग यूनिवर्सिटीज हो। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, आप नोबल कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिस पर कि भारत सरकार को अवश्य ही विचार करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि निकट भविष्य में आपकी ये सब आकांक्षाएं पूरी हों, ताकि भारत और सुदृढ़ बने, भारत और सक्षम बने। इसी के साथ कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, कृष्णकांत आप सबको नमस्कार करता है। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।